Good evening, everyone. How are you all? Am I audible? So, before starting your next session of finance, अगर किसी को भी किसी भी प्रीवियस सेशन में कोई डाउट है तो आप अभी भी क्लियर कर सकते हो. एंड हाउज योर लास्ट वीक जो टास्क वो कैसा जा रहा है? और उस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी है सबने? वेरी गुड. सो आज का सेशन आपका भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो टैक्सेशन से रिलेटेड है. तो आज हम सिर्फ टैक्सेशन के बेसिक एंड डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, आपका एक अनदर सेशन होगा जो आप कल कल होगा, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पर होगा प्रॉपरली. ठीक है, तो दोनों जो सेशन है वैसे तो मैं एक में भी कवर कर सकती थी, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए दोनों अलग अलग मेंशन करने और इसको थोड़ा ज्यादा ब्रीफ करना जरूरी था. इससे इसके रिलेटेड टास्क भी जो है ना वो भी आपके अलग अलग ही होंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? हमने जो पब्लिक फाइनेंस किया था उसमें ये चीजें देखी थी कि टैक्स क्या होता है. गवर्नमेंट की इनकम. यस, गवर्नमेंट की इनकम का जरिया है टैक्सेशन. टैक्स मैंडेटरी होता है क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट इसी के थ्रू ही करती है. ठीक है, एक बेटर नेशन बनाने के लिए, अच्छा वेलफेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए, या और कुछ चीजें जो सोसाइटी में जरूरी होती हैं, सारी चीजों को डेवलप करने के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है सेम सिटीजन के पर्सन से. ठीक है, और टैक्स कौन कौन देता है? ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी एलिजिबिलिटी निकाली हुई है टैक्स रिजीम के अंडर कि कौन कौन टैक्स पे कर सकता है. ठीक है, और कौन टैक्स पे नहीं कर सकता, कौन एलिजिबल नहीं है. बेसिकली बात करें तो टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता. ठीक है, टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता. कॉर्पोरेट टैक्स, किसी भी गुड्स पर टैक्स, सेल टैक्स एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं. ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में लगाए हुए हैं. तो बेसिकली यहाँ पे मैं तीन टाइप के टैक्स की बात करूंगी. फर्स्ट इज योर इनकम टैक्स, सैलरी अर्नर पे इनकम टैक्स. एंड बिजनेसेस पे करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स को. एंड जब भी हम ग्रोसरीज वगैरह बाय करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही लगता है. जो मेजर है यही तीनों मेजर टैक्सेस हैं इस टाइम इंडिया में. ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो कि किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्टली देने पड़ते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मेरी एनुअल सैलरी 6 to 10 लाख है, देन मैं इनकम टैक्स के रिजीम के अंडर एलिजिबल होती हूँ, तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा. डेट मीन्स कि मैं डायरेक्टली जो टैक्स है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट को पे करूंगी. डेट इज डायरेक्ट टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स भी ऐसा ही होता है. ये कॉरपोरेट पे करते हैं गवर्नमेंट को जिनको कैपिटल गेन होता है. कंपनीज पे करती है. कोई भी
टाइप ऑफ कंपनी, कोई भी टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड सो ऑन, सारे इसके अंडर आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो हम डायरेक्टली नहीं पे करते गवर्नमेंट को, वो हम वेंडर के थ्रू पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी करने जाते हैं हम, रिटेलर से हम गुड्स परचेज करते हैं, देन रिटेलर हमारी जो गुड्स हमने उससे परचेज की है उसमें ही टैक्स इंक्लूड करके हमें जो एक्चुअल में उसका प्राइस है गुड्स का वो बताता है, ठीक है। ऐसे कुछ सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं तो वो रिटेलर सीधा गवर्नमेंट को पे करेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। कुछ एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटीज, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है इनडायरेक्ट टैक्स की। बिफोर स्टार्टिंग द डायरेक्ट टैक्स, सबको बेसिक क्लियर है कि टैक्स 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें हम। Cost of living in society can be said as tax from viewpoint of taxpayer. Yes, ये भी हो सकता है, लेकिन सारे पर्सन टैक्स पे नहीं करते। डायरेक्ट टैक्स सारे पे नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हाँ हर पर्सन ही पे कर रहा है। यस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट, ठीक है। कौन सी डायरेक्ट एंटिटी होगी यहाँ पे? गवर्नमेंट होगी, ठीक है। एग्जांपल सेम इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एंड द टैक्सेस ऑन एसेट्स, ऑल ऑफ व्हिच that can be paid by an individual taxpayer directly to the government basically. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स टाइप? डायरेक्ट टैक्स भी एक तरीके का ही नहीं होता, बहुत तरीके के होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन कौन पे करता है? वो पर्सन जो जिसकी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, कहीं से भी इनकम जनरेट होती हो। सैलरीड पर्सन जो होते हैं वो कवर होते हैं यहाँ पे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज क्या होता है? कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है? मैम ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जो फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिलीज, वो बिजनेस कैरी करती है, उसमें करता होता है, बाकी उसके को पार्टनर्स होते हैं, और जो भी शेयर होता है वो इन्हीं में डिवाइड कर लिया जाता है, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट वगैरह होता है, मतलब इंटरनल बिजनेस होता है फैमिली का। यस, राइट। कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज बिजनेस क्या होते हैं? जो बेसिकली हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीढ़ी पे ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हाँ हमारे कोई ऐसे कई पर्सन आपने सुने होंगे कि हाँ मेरे फादर का ये बिजनेस है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने अपने फादर का बिजनेस संभालना है, ठीक है। तो वहां पे क्या जॉइंट फैमिलीज होती हैं जिनका मतलब ऑनर एक ही होता है, ठीक है। वी कैन से करता ऑल्सो कि जो जिसके पास ज्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बिजनेस होता है, उसके पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग, सारा कंट्रोल और राइट उसके पास होता है। लेकिन बाकियों के भी शेयर्स होते हैं, उनको भी उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। इसमें सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है बेसिकली। पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप बेसिक वही जो जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके एक बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में आ जाता है। एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी ऐसा ही है, ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे किसी एक मेजर गोल के लिए मिले हो, कोई कमेटी, कोई इंस्टीट्यूट ऐसे बने, जैसे सोशल वेलफेयर क्लब बनते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये बहुत मोस्टली ये एनजीओस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करते हैं। एनजीओज नहीं इनकम टैक्स पे करते, लेकिन बाकी के जो एसोसिएशन है वो पे करते हैं। इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर इनकम। इनकम और एज के अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने रजीम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है।
अगर इनकम टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा ब्रीफ में आप कंसेप्ट पढ़ोगे, देन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो रेगुलेटरी गवर्नमेंट ने आपको बताई हुई है, उसमें सारी गाइडलाइंस प्रॉपरली मेंशन है, ठीक है। मे बी ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो ना आप सब, तो आपको एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में शायद इनकम टैक्स एक्ट लगेगा भी, एक पूरा सब्जेक्ट। तो अगर तो बीकॉम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स एक्ट एक प्रॉपर सब्जेक्ट लगेगा, तो उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इनकम टैक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे करते हैं, कौन कौन से अलाउंस एंड उसके जो भी उसमें सेक्शंस, उसके क्लॉजेस आते हैं, वो सारे एक्सप्लेन किए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। एंड दिस इज इनकम टैक्स regime। मैंने यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए ओल्ड एज वेल एज न्यू दोनों डिफाइन की है। 2023 टू 24 एंड 24 टू 25 ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग उन्होंने एज वाइज डिफाइन किया है। तब उन्होंने लिमिट क्या लगाई थी, 2,50,000 की, ठीक है। लेस देन 60, इक्वल टू 60 और लेस देन 80 एंड 80 और अबव। देन इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया था। आफ्टर दैट इन्होंने लिमिटेशन लगाई थी कि 2,50,000 में नील एंड 2,53,00,000 5% एंड सो ऑन। लेकिन राइट नाउ हम न्यू रिजीम के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ओल्ड चला गया, अभी ओल्ड तो वर्किंग में नहीं है ना, बट हमें डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। अप टू 3 लास्ट जो हमारा बजट रिलीज हुआ था उसमें ही चेंजेस आए थे ये कि 3 लाख पे अभी लिमिट हो गई है, नील होगा। 3 लाख टू 6 लाख पे 5%, ठीक है। 6 to 9 पे 10%, 9 to 12 पे 15, 12 to 15 20 एंड 15 अबव 15 लाख पे 30%। ये तो था आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आपको बेसिकली कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब लास्ट में हम प्रैक्टिकल इसका टास्क भी करेंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्ट टैक्स और कौन कौन से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी, ठीक है, नॉट, मैंने यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंक्लूड किया, ओनली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो प्रॉफिट कमाती है, और कोई भी तरीके की कॉरपोरेशन, ठीक है, जो किसी भी तरीके का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई ऑफ बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कंपनीज। कहीं पर भी ऑपरेट कर रही है, ठीक है, चाहे वो कंट्री में ही कर रही है इंडिया में, चाहे वो फॉरेन में उसकी ब्रांच है, जो भी है उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसका ना प्रॉपरली एक जैसे एक सिटीजन, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो क्या एक पर्सन सिटीजन है एक कंट्री का, तो हमारे इनकम जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी, कि वो 182 डेज और उसके मोर देन इतने ईयर में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी सारी टर्म्स आती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी तब लगता है जब उसका जो एक हेड ऑफिस है वो इंडिया में है, और वो पर्सन चाहे वो फॉरेन की सिटीजनशिप पे है अभी, लेकिन वो जो इनकम जनरेट कर रहा है उसका यूज कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, ठीक है। हेड ऑफिस इंडिया में है, देन उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। टैक्स के कॉर्पोरेट टैक्स के जो रेट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही डिफाइन किए हैं। जो भी डिडक्शंस होती हैं वो भी गवर्नमेंट, और एग्जाम्पशंस भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती हैं वो सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है, रेगुलेशंस में आती है। अनदर वन इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या आता है?
कैपिटल गेन बेसिकली कि कुछ हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं, अगर हम उसको सोल्ड करते हैं, उससे हमें कोई अच्छा गेन हो जाता है, दैट इज कैपिटल गेन। ठीक है। अभी कैपिटल एसेट कौन सी भी हो सकती है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स एंड बहुत और सारे। बेसिकली कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आ जाता है कि जब आप अपनी एसेट सोल्ड करते हो, या तो फिर वो 1 ईयर या उससे कम की हो, ठीक है, और 1 ईयर या अबव की जो आती है आपकी एसेट, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट में आ जाती है। ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आ सकती हैं, क्या कोई एग्जांपल बता सकता है? मैम ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स। ओके। एंड लॉन्ग टर्म में शेयर्स हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट में ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ शेयर्स होते हैं जो हम एक पीरियड पे लगा के छोड़ देते हैं और फिर हम उसको बाद में विड्रॉ नहीं करते, उसका मतलब देखते हैं कि एक पीक पे चला जाए, देन वो कई बार हम बहुत जल्दी भी कर। यस प्रिया। मैम इसमें डिफाइन किया गया है ना, लाइक अगर अनलिस्टेड शेयर है तो कुछ 24 मंथ, और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 24 मंथ से मोर देन है तो उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर यस। करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट। और नॉर्मल केसेस में हम यस। अपना वही 3 इयर्स देखते हैं, अगर 3 इयर्स से लेस देन है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एसेट्स आ जाती हैं, जो कि आप बहुत टाइम पीरियड बाद सोल्ड करते हो, जैसे बेसिकली प्रॉपर्टी वगैरह ही आ जाती है, कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, कुछ ऐसी जो एलिजिबल है एसेट्स और कुछ जो नहीं एलिजिबल। ठीक है। कैपिटल गेन के अंडर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ज्वेलरी, क्रिप्टो करेंसी, homes and household furnishing, vehicles, collectibles, timber and fine artworks। ठीक है। एंड जो नहीं एलिजिबल, दैट इज बिजनेस इन्वेंट्री, डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट बिजनेस प्रॉपर्टी, real estate used by your business as a rental property, copyrights, patent inventions, literary और artistic compositions। ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक जो सारी चीजें हैं वो सबको सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी। डेप्रिशिएबल बिजनेस प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जो डेप्रिशिएट होती हैं, जिनकी वियर एंड टियर कॉस्ट आती रहती है कंपनी को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मशीनरी है, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, वियर एंड टियर उसकी कॉस्ट आती है, अब सोल्ड होती रहती है, तो डेप्रिशिएट बिजनेस प्रॉपर्टी वो एलिजिबल नहीं है इसमें। सबको यहाँ तक क्लियर है? मैम हेलो। यस। मैम हाँ जी। इनकम टैक्स के अंदर, मैम इनकम टैक्स के अंदर तो ऑलरेडी 5 हेड्स होते हैं, तो उसमें एक होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स। तो मैम ये सब तो उसमें इंक्लूड होता है ना इनकम टैक्स में, फिर ये अलग से लगता है कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स? ये अलग से ही लगता है, जो कंपनीज पे करती है बेसिकली। इनकम टैक्स के अंडर हेड बने हुए हैं, दैट मीन्स कि वो टाइप्स डिफाइन की हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी कंपनी में वर्क कर रही हूँ, ठीक है, जो कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, वो मैं थोड़ी ना पे करूंगी अपनी सैलरी में से, इसीलिए इसके रेट्स वगैरह अलग डिफाइन किए हैं। हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड की है। जेफ ने परचेज किए 100 शेयर ऑफ Amazon, ठीक है, on 10/30/2020 में at 350 per share dollar, and he then decided to sell at the share on the Jan 30 2024। after 2 year उसने वो सेल कर दिए at $833 each। Assuming there were no fee associated with the sale, Jeff realized a capital gain। उसको कोई और फी चार्जेस नहीं पड़े, लेकिन उसको कितना कैपिटल गेन हो गया?
उसने 350 इंटू 100 के उसने परचेज किए थे एक्चुअल में, एंड उसने 833 इंटू 100 सेल कर दिया। डैट मीन्स कि उसको कितना कैपिटल गेन हो गया, $48,300। तो जेफ क्या है, सिंगल है, वो अर्न करता है 80,000 पर ईयर, विच पुट हिम इन इनकम ग्रुप। दैट मीन्स कि अगर वो 80,000 पर ईयर इनकम अर्न करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि उसकी एक अलग कैटेगरी बनाई होगी, ठीक है। जैसे इंडिया में यहाँ पे $80,000 की जगह पे आप ले लो, अगर वो 4.5 लाख अर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, जो 3 to 6 है, तो उस पे 5% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक डिफाइन किया है कि वो इनकम की इस कैटेगरी में आता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले रहा है, जहाँ पे उसको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसको जितनी उसकी कैपिटल गेन हो रहा था 48,300, उस पे उसको 15% पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बेसिकली ऐसे ही इंडिया में भी टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी डिफाइन की गई है कि कितने परसेंटेज इन कैपिटल गेन के लिए परसेंटेज है। वो ये वाली सारी चीजें मैंने यहाँ पे अभी क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि इससे एक तो आपका ये बड़ी हो जानी थी स्लाइड, और दूसरी आपके टास्क से रिलेटेड फिर चीजें नहीं कोई बचनी थी। ये जो सारे टैक्स से रिलेटेड परसेंटेज रजीम और कैलकुलेशन, ये सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट में करेंगे टैक्स से रिलेटेड। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। ये टैक्स किस पे लगता है, जब भी हम कोई परचेज या सेल करते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज को, ठीक है, नाम से ही प्रॉपर क्लियर है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। कोई भी शेयर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी हम अगर सेल परचेज करते हैं, ये टैक्स बायर द्वारा और सेलर दोनों द्वारा ही पे किया जा सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये भी एक अनदर वे है गवर्नमेंट की इनकम का। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी जब भी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर को भी एक टैक्स पे करना पड़ता है, जितना उसको डिविडेंड रिसीव होता है, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इनके रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए थे। Before 1st April and 2020, it was lead on the company distributing dividend instead of the same, ठीक है। अगर हम 1 अप्रैल 2020 से बात करें तो उससे पहले कंपनी पे करती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन आफ्टर दैट अभी के टाइम पे शेयर होल्डर्स ये टैक्स पे कर रहे हैं जो एक्चुअल में डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा गिफ्ट टैक्स आता है, ठीक है। अगर आपको कोई डायरेक्ट गिफ्ट आता है किसी भी फॉरेन कंट्री से या डोमेस्टिक, ठीक है, जिससे आप गिफ्ट भी कोई एक बहुत लग्जरी टाइप का हो, ठीक है, जिसकी बहुत वैल्यू हो, तो गिफ्ट टैक्स भी लगता है। एस्टेट टैक्स क्या होता है कि जब आप बेसिकली टैक्स क्या होता है, ट्रांसफरिंग एन इंडिविजुअल एस्टेट और एसेट अपॉन देयर डेथ, ठीक है। जब वो अपनी ट्रांसफर अपनी एसिड को ट्रांसफर करता है, ठीक है, जब उसके डेथ के टाइम पे, एसिड हो सकती है या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो करंटली इंडिया डजंट हैव स्पेसिफिक स्टेट टैक्स प्रोविजन एट द नेशनल लेवल। इंडिया में ये नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट होता है जो भी इंडिया में एलिजिबल नहीं, मतलब अप्लाई नहीं किया गया, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये भी एक डायरेक्ट टैक्स ऑफ टाइप है जो मे बी हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये ही बेसिकली मेन मैंने आपको बताया कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनका बेसिक क्या मीनिंग है। यहाँ तक क्लियर है सबको?
इसके अलावा अदर टैक्सेस जो आते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अदर टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स का एक अलग से आपका सेशन होगा, इसीलिए वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। लेकिन अदर टैक्सेस में क्या आता है कि कुछ प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है, एक काइंड ऑफ टैक्स रिसीव करती है जो अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, घर होते हैं, वो भी टैक्स पे करते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स उन्हें एनुअली पे करना पड़ता है, जो पर्टिकुलर एरिया के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो रिसीव करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ही आप पे करते हो। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की लोकेशन पे रह रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है, ठीक है। हर मे बी अभी फुल्ली तो नहीं हुआ कि जहाँ पे हर पर्सन को अपने घर पे टैक्स पे करना ही पड़ रहा है, ठीक है। जैसे दिल्ली में हमें ये पे करना पड़ता है, गुड़गांव में भी पे कर रहे हैं लोग। तो पंजाब में ऐसे प्रॉपरली अभी 100% सारे नहीं प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे गवर्नमेंट को। रूरल एरिया में तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन अर्बन एरिया में कर रहे हैं। वेल्थ टैक्स क्या होता है कि अगर आपकी नेट जो आपकी वेल्थ है वो एक्सीड हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो वेल्थ टैक्स था वो मार्च 31 2015 में आया था, ठीक है। जिनकी टैक्स जो ज्यादा ही, जैसे मान लो बहुत इंडिया में बहुत रिचेस्ट पर्सन है, अडानी अंबानी, ये लोग सब जो भी है, ये ऐसे इस तरीके के टैक्स पे करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा इनकम होती है। बहुत ज्यादा एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, वो भी इस तरीके के टैक्स पे करते हैं। नॉर्मल लोग नहीं ये टैक्स पे करते। नाउ व्हाट इज बेनिफिट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। बेनिफिट ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं? अभी बेनिफिट टैक्स पे करने का किसको होगा, हमें होगा या गवर्नमेंट को होगा? मैम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को। मैम बोथ, इंडिविजुअल्स को। यस, दोनों को ही होगा। अगर हम देखें उस तरीके से तो दोनों को ही बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर हम टैक्सेस ना पे करें, गवर्नमेंट की इनकम ना बने, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वाली चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जो अभी हमें मिल रही हैं वो नहीं मिल पाएंगी। फंडिंग पब्लिक सर्विस जैसे एजुकेशनल, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस, पुलिस एंड अदर एसेंशियल सर्विस, जो भी बेसिकली ज्यादातर ये जो सेक्टर है वो जो हमारे टैक्स पे ही डिपेंड करते हैं। अगर टैक्स पे होता है तो वही गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंड करती है, ठीक है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, पब्लिक यूटिलिटीज, ये सारी चीजें भी टैक्स के थ्रू ही होती है। तो अगर ये सारी चीजें हमारी कंट्री में है तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो बढ़ रहा है लोगों का। तो हमारा भी तो बेनिफिट हुआ ना, हमें अच्छी रोड्स मिल रही हैं, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल रहा है हमें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट एजुकेशन नहीं रिसीव कर पा रहे, वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के थ्रू एजुकेशन रिसीव कर पा रहे हैं। बहुत सारे पर्सन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इस टाइम। तो ये तो हमारा भी बेनिफिट हुआ ना। वो अलग चीज है आप इसको बेनिफिट मानते हो नहीं मानते, लेकिन ये बेनिफिट है। अगर ये चीजें ना हो तो हमारा जो साइकिल ऑफ मनी साइकिल है ना, वो इक्वल भी नहीं रहेगा, ठीक है। मनी का हमेशा फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत पर्सन है जिनकी हाई इनकम है, अगर गवर्नमेंट उन पे टैक्स ना लगाए तो रिच पीपल बाय टाइम वो ज्यादा रिच होते जाएंगे, और जो पुअर है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी, वो नीचे जाते जाएंगे। तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को, ठीक है। ये सारी चीजें बैलेंसिंग के लिए की जाती है, लेकिन ये चीजें करके भी बैलेंस नहीं है चीजें, ठीक है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन चीजों पे कैसे ध्यान देती है और कैसे चीजें एक अलाइन करती है, ठीक है। बहुत कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज इतना इतना प्रॉफिट कमाती है, अगर वो कुछ पार्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पार्क्स बनते हैं बहुत सारी, वो हमारे वेलफेयर के लिए हैं,
किसी ना किसी वे से हम हर चीज को यूटिलाइज कर ही रहे हैं। प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम्स, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स हो गई, अनप्रिविलेज सेक्शंस के लिए सब्सिडीज हो गई, लाइक फूड पे, फ्यूल पे। ठीक है, आप सबको पता होगा कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक भी फूड वगैरह मिलते हैं लोगों को। ठीक है, अभी हमें कितना बड़ा बेनिफिट हुआ जब कोविड-19 आया था, देन हम सबको वैक्सीनेशन हुआ था सबका, तो क्या किसी को पे करना पड़ा था उसके लिए? तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही था। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही थी। रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को चलाने के लिए टैक्स रेट को एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, बैलेंस करने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू हो कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं टैक्स के? मैम गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में फंडिंग कर पाती है। यस, गवर्नमेंट को तो फायदा होता ही होता है। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है? यही सारी चीजों से होती है। हम गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स या कुछ और ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सेंटर हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक मिनिमम सी फीस वहां पर भी हम पे करते हैं। ठीक है, जो हमें भी ज्यादा नहीं लगती और गवर्नमेंट के लिए भी एक तरह की इनकम हो जाती है, चाहे कुछ परसेंटेज ही हो, लेकिन दोनों का ही बेनिफिट है। बेसिकली ये है कि साइकिल ऑफ मनी है ना, वो ये चलता रहता है इससे। किसी एक पर्सन के हाथ में ज्यादा कैश नहीं रहता और रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जहां पे वो साइकिल रुक जाता है वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हमेशा इन आउट होता ही रहता है। हमारे पास इनकम आती है, ठीक है, आप सब लोग देखते हो, किसी के पास कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज भी बेनिफिट ले रही है, लेकिन यहाँ पे आपने जो बोला था कि सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा ये चीज करी थी कि हमें भी बेनिफिट होते हैं। एज वेल गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सारा पैसा हमारे ऊपर ही लगा देती है। अगर गवर्नमेंट सारा पैसा हमारे ऊपर ही लगा दे तो जो आ, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स का हाल है वो इतना बुरा ना होता। ठीक है, प्राइवेट स्कूल की तरह वो भी एक अच्छे स्कूल होते, अच्छे हॉस्पिटल्स होते, अच्छी चीजें बनी होती। ठीक है, बेसिकली सारे अवॉइड ही करते हैं ना गवर्नमेंट किसी भी जगह पे जाना, कि नहीं प्राइवेट ही अच्छा है। तो सारा पैसा तो हम पे वो लगाते ही नहीं है, दैट्स वाई कि वो पूरा बेनिफिट भी नहीं है हमारे लिए। ओके, नाउ व्हाई शुड यू पे टैक्सेस ऑन टाइम? टैक्स, हमें अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, उसको टैक्स क्यों पे करना चाहिए टाइम से? कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से टैक्स प्रॉपरली पे करना चाहिए। पेनल्टीज और इंटरेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अगर आप डिले कर देते हो टैक्स पे करने के लिए। इंजॉय गवर्नमेंट बेनिफिट, गवर्नमेंट के अगर बेनिफिट लेना चाहते हो, ठीक है, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, जो क्रेडिट रिकॉर्ड होता है आपका, गवर्नमेंट लोन सब्सिडीज वगैरह करती है अगर कोई पर्सन अच्छी रेटिंग है उसकी टैक्स पे करने की, टाइमली फिल करता है। कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, आपके टैक्स, जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसका डायरेक्ट रोल क्या है? बेटर फ्यूचर योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर जनरेशन। तो डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपना, चाहे 1% ही कर रहे हो। पीस ऑफ माइंड क्या कहता है? टैक्स इश्यूज नहीं बढ़ते, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज है उसको अवॉइड करने के लिए आप टैक्स प्रॉपरली टाइम से पे करो, क्योंकि अगर लेट हो जाए तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, ये वो चीजें करनी पड़ती है, रिटर्न भरनी पड़ती है। तो ये सारी चीजों से फ्री होने के लिए
कर सकती हो। नाउ हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमें इनकम कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि हमारी इनकम क्या है। एक होता है, अगर मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूं, ठीक है, तो सीटीसी अलग होती है, ठीक है, इन हैंड अलग होती है, ग्रॉस अलग होता है, ठीक है, ग्रॉस इनकम अलग होती है, कुछ अलग अलाउंसेस होते हैं, तो वो सारी चीजों को मिला के एक प्रॉपर इनकम बनती है किसी भी पर्सन की, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक्चुअल में अपना इनकम टैक्स क्या बनता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। ग्रॉस इनकम क्या है, जैसे सैलरीज है, ठीक है, वेज है आपका, सैलरीज अलग होती हैं, वेज अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, डिविडेंड अलग, रेंटल इनकम है या अदर अर्निंग्स है, ठीक है, सारी चीजें डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्ट लोअर डिडक्शंस, जो भी अलाउड है वो डिडक्शंस आप अलाउ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गई, कुछ और एटीसी के अंडर डिडक्शंस आती हैं बहुत सारी, अगर वो अलाउबल है, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होती हैं, तो आप उसको डिडक्ट कर लो। देन कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, आपने जो भी डिडक्शंस है वो डिडक्ट करके बाकी जितना बच गया, ठीक है, तो वो आपकी ग्रॉस इनकम बन गई। अभी उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट जो टैक्स रेट है वो अप्लाई करना होगा, एंड देन जो भी आपका बची हुई इनकम पे वो टैक्स रेट की अमाउंट डिडक्ट करके फाइनल आपकी टैक्स जो भी है वो निकल आएगा, जो फाइनल आपकी इनकम आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने आपको बेसिक सा बता दिया, लेकिन अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। ये एग्जांपल एक दी हुई है कि इनकम टैक्स स्लैब 2023 और 24 के अकॉर्डिंग ये वाले रेट्स हैं। 3 लाख पे नील है अप टू, ठीक है, 3 to 6 5%, 6 to 9, ठीक है, ये तो क्लियर है, मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया। हाउ टू कैलकुलेट इनकम ऑन सैलरी, यहाँ पे एक एग्जांपल है। साहिल, 28-year-old boy, is working with GFG Private Limited, earning 25 lakh per annum. वो 25 लाख पर एनम अर्न कर रहा है। He made investments in various options available under the Section 80C of rupees 1,50,000. उसने 1,50,000 अपनी 25 लाख में से इन्वेस्ट किया हुआ है। He also claimed 40,000 rupees 40,000 as LTA. LTA का क्या मतलब होता है, लीव ट्रेवल अलाउंस, ठीक है, एंड पेड रेंट ऑफ 3 लाख इन ईयर। 3 लाख क्योंकि वो नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है तो उसको 3 लाख रेंट भी पे करना पड़ रहा है। तो अगर हम ये सारी चीजें उसकी कैलकुलेट करें तो उसकी बेसिक सैलरी क्या बनती है, उसकी जो बेसिक सैलरी बनती है वो है 15 लाख। स्पेशल अलाउंस जो उसको मिलेगी वो है 3,60,000, ठीक है, एंड HRA human resource allowance is 6 lakh एंड लीव ट्रेवल अलाउंस जो 40,000 है। ये उसकी ना प्रॉपर सीटीसी बनाई हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पढ़ा कि टोटल अर्निंग इज 25 लाख। अभी 25 लाख को ये कंपनी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, एचआरए कितना देना है, एलटीए कितना देना है, स्पेशल अलाउंस कितनी देनी है, वो हम अपनी तरफ से डिफाइन नहीं कर सकते, बेसिक कितना रखना है, ठीक है। तो ये सारी जो एक टोटल सीटीसी को 25 लाख को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो उसके जो भी जीएफजी प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उन्होंने ये सैलरी स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमें इतना बताया कि 25 लाख क्या है उसका टोटल अर्निंग है। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, लेकिन एज वेल मैंने आपको ओल्ड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चीजें डिफाइन की है।
न्यू के अकॉर्डिंग हम कोई भी अलाउंस उसको नहीं देंगे, ठीक है। 25 लाख को हम 25 लाख ही रखेंगे। अगर हम ओल्ड की बात करें तो HRA को डिडक्ट और LTA डिडक्ट करके देन स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो 50,000 के उसे डिडक्ट करके बाकी जो डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं, जैसे यहाँ पे ATC की डिडक्शन, तो वो माइनस करके जितनी बनती है 21 लाख एंड 10,000 उस पे उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता ओल्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन न्यू के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अभी उन्होंने बंद कर दी है, तो हमें 25 लाख ही लेके चलना पड़ेगा अभी। टोटल HRA ये ओल्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट किया है। जैसे टोटल HRA क्या इन्होंने लिखा यहाँ पे 6 लाख है, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एंड एक्चुअल रेंट जो वो पे कर रहा है वो 10% बेसिक सैलरी का होगा। बेसिक सैलरी उसकी 15 लाख थी, तो 15 लाख का 10% कितना आ गया 1,50,000, ठीक है। तो एक्चुअल में वो कितना पे कर रहा है 3 लाख पे कर रहा है वो रेंट के लिए। तो 3 लाख एक्चुअल रेंट और उसका एक्चुअल रेंट 3 लाख है, और जो हमने उसका कैलकुलेट किया है रेंटल अलाउंस, ठीक है। तो वो 10% हमने बेसिक का कैलकुलेट करके 1,50,000 किया है, तो बाकी कितना बचा 1,50,000। 40,000 बेसिक सैलरी पे नॉन मेट्रो सिटीज के लिए, और मेट्रो सिटीज के लिए 30% होता है, ठीक है। बेसिक 15 लाख है, उसका 40% क्या आ गया 6 लाख। ये ओल्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की है जो हम यहाँ से रिडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन बता दी है उन्होंने, ठीक है। अभी उसकी सैलरी हम न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। 25 लाख CTC है उसकी, ठीक है। 25 लाख, दैट मीन्स कि वो किस कैटेगरी में आता है, 25 लाख इज वो, ये जो लास्ट कैटेगरी है ना इनकम अबव 15 लाख एंड 1, उसमें आता है वो। इट मीन्स कि सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, कि 25 लाख उसकी सैलरी है वो इस कैटेगरी में आता है 15 लाख अबव में, तो 30% सीधा 25 लाख पे 30% लगा दो, सीधा उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, उसका 25 लाख में से 15 लाख तो यहाँ पर पार्ट कवर होता है ना उसका सारा, तो हम वो भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले उसके 2.5 लाख उसके नील हो गए, ठीक है। आप टाइम टू इसका ना प्रॉपर कैलकुलेट करते रहियो। टोटल 25 लाख, 25 लाख में से उसको 2.5 लाख जो है वो नील है, ठीक है। दैट मीन्स बाकी कितना बचा 22,50,000। अभी 22,50,000 बचा, अभी 2.5 लाख से 5 लाख में, मतलब कितना हो गया ये 2.5 लाख ये हो गया, ढाई ये ढाई मतलब सारे 2.5 लाख हो गए ये सारे। लेकिन परसेंटेज अलग होगी, ठीक है। परसेंटेज कितनी होगी 5, 10, 15, 20, ठीक है। सेम ऐसे लगाई हुई है 2.5 लाख पे 5% एंड देन 10%, 15% एंड देन 20% एंड देन 30%, ये सारी कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। आप जैसे भी कैलकुलेट कर लो आपका सेम ही आ जाएगा, किसी का भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आफ्टर डैट ये यहाँ पर उसकी कितनी कैलकुलेट हो गई पूरी 15 लाख। 15 लाख उसकी इन सारी रेटिंग क्राइटेरिया में डिडक्ट होगी, देन 25 लाख में से 15 डिडक्ट करके बाकी का जितना बचा, तो बाकी का टैक्स उस पे लग गया। देन टोटल कैलकुलेशन करके हेल्थ एंड केयर का सेस मिलता है 4%, वो डिडक्ट करके उसकी एक्चुअल में इनकम आ गई। सबको क्लियर है या कोई डाउट है?
क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। मैम मतलब अगर न्यू टैक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर आप निकाल रहे थे टैक्स तो 3 लाख 6 लाख उसके अकॉर्डिंग स्लैब यस। निकाल सकते थे। 3 लाख फिफ्टीन हाँ जी, थाउजेंड 5%। आप वो 3 लाख से ही लेके कैलकुलेट करोगे, ठीक है? वही। मेरे को एक्चुअली हाँ। में ये एग्जांपल मैंने जब ऐड की थी तो 2.5 लाख से थी, तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ऐसे ही कर दिया। लेकिन मैं यही बोलने वाली थी कि हमने 3 लाख से किया है, ठीक है, न्यू के अकॉर्डिंग, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। बाकी कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग और रेट्स क्लियर होने चाहिए, ये तो बेसिक आपको पता ही है चीज, ठीक है? नाउ दिस इज एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि प्रीवियस जो आपका पूरा सेशन है वो सबको क्लियर है? अभी जो भी पर्सन यहाँ पर है वो जब भी ये स्टार्ट करेंगे हम, तो अपना एक नोटबुक और पेन ले लो। देन आपने ये कैलकुलेट करना है प्रॉपर, ठीक है? आंसर्स निकाल लेने हैं। एंड आपने बाद में, मैं कल आपका सेशन स्टार्ट करने से पहले सबके आंसर लूंगी, ठीक है? तो सबके पास 20 to 25 30 मिनट्स ही लेके चल लो, बिकॉज वैसे इतना टाइम लगेगा ही नहीं 30 मिनट्स, लेकिन 3 क्वेश्चन है तो 10 10 मिनट अगर ईच लेके चले तो इसीलिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिव नहीं हो गए, यहाँ पे आपने प्रॉपर डिस्कशन करनी है यहाँ पे, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो, ठीक है? वरना अपने अपना ये प्रॉपर कैलकुलेट करना है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, आप बोल सकते हो कि मैम आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप टैक्स जो भी रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, इनकम आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है? अगर इनकम 16 लाख हो, 12 लाख हो एंड 32.5 लाख हो, ठीक है? किसी भी तरीके की रिडक्शंस और एग्जाम्पशंस एप्लीकेबल नहीं है, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड आल्सो। जब आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तब आप मेरे को बता सकते हो थम्स अप के थ्रू। अर्लीन मैम, अर्लीन मैम, यस 2 मिनट सर। हाँ पार्डन। जी। हाँ, 2 मिनट पार्डन, 2 मिनट पार्डन। काइंडली एवरीवन, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड फॉर द एवरीवन, रात में सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आपके रिसीव किए जाएंगे। आप लोग लेटर सेव करके अपने पास रखिएगा, कभी भी इन फ्यूचर कहीं पर भी यूज पड़ सकता है, आपको अपने डिपार्टमेंट में भी जमा करना रहेगा उस लेटर को। उसके साथ ही साथ इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में जाते हैं ज्वाइन करने, तो उस समय पर भी एज एन एक्सपीरियंस इसको मंडे लेटर नहीं, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। सभी लोगों को फॉर्मल मैसेजेस के साथ आएगा, सॉफ्टवेयर से भी उसको अपलोड कर दिया गया है, आप लोगों को रिसीव आज ही होगा, ठीक है? आप लोग अपने व्हाट्सएप पर हमारी कंपनी का नंबर सेव कर लीजिएगा, और प्लीज सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाना, सभी लोग, ओके? एंड इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों को टैग करके लगा सकते हो। लिंक्डइन पे अगले हफ्ते में बताया जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ अगले हफ्ते में सिखा के तब कराया जाएगा, ठीक है? सो टिल देन आप लोग अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करिए, एंड rest of the things will be there on your WhatsApp by tonight. Goodbye. Ma'am, over to you. श्योर सर। सो सबका स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके।
So let's move on. This slide. ठीक है. So let's start calculations.
क्या इशू आ रहा है हर्षिता आपको? हाँ, मुझे कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट टुगेदर, मेरे साथ करना। फर्स्ट दिया हुआ है 16 लैक्स पे, ठीक है। 16 लाख कौन सी कैटेगरी में आता है? दैट इज इनकम अबव 15 लाख, ठीक है। सारे रेट उसके हो गए। आपको क्या करना पड़ेगा? 3 to 6 लाख मीन्स 3 लाख पे 5%, 6 to 9 फिर से 3 लाख पे 10, ऐसे कैलकुलेट करो। वो सारे आपके सेम ही आ जाएंगे। बेसिक जो लास्ट में क्या आ जाएगा कि आपकी कितनी अमाउंट ऊपर कवर अप हो जाती है, कितनी आपकी बच जाती है। 3 लाख वैसे हो गया, 6, 9, 12, 15, पूरा 15, 16 लाख है। डेट मीन्स कि आपका लास्ट में सिर्फ 1 लाख ही बचेगा। जैसे आपका ये है, देखो 5 - 2 लाख 50,000 कितना होता है? 2.5 लाख ना, तो उस पे 5%, 12,500। यस मैम। फिर नेक्स्ट 7,50,000 -5 लाख, फिर से 2.5 लाख आ गया। उस पे 10%, क्योंकि नेक्स्ट जो रेट है वो 10 है ना, 25,000। ये तो आपके सीधे यस ऐसा बन मैम। जाएगा, इसको ध्यान से रखिए। 1 बाय 1 के आपका प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाएगी। एंड में आपका यही है बेसिक कि कितनी अमाउंट आपकी बचती है। नॉर्मल है कि आपका 15 लाख तक का क्राइटेरिया, तो आप 16 लाख है, तो 1 लाख, 1 लाख ही बचेगा लास्ट में। इसको देख के कैलकुलेट करो। रेट यही है, ओके। पहले वाला नील है, फिर 5, 10, 15, 20 एंड 30%।
आई नो दैट कि वो 3 लाख पे आपका ये वाले स्लैब चल रही हैं, मुझे पता है, लेकिन वो मैंने सिर्फ क्योंकि आप में से कोई पूछ रहा था तो एक कैलकुलेशन बताने के लिए मैंने वो एग्जांपल शो किया है यहाँ पे, अदरवाइज मैंने आपको न्यू और ओल्ड दोनों स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे। तो आपको ये न्यू के अकॉर्डिंग ही करना है, वो तो मैंने उनको सिर्फ यही बताया है, आपने न्यू ही फॉलो करना है जिसमें कोई भी assumption या डिडक्शन नहीं होती। अगर कोई assumption और डिडक्शन नहीं होती दैट मीन्स कि जो आप 4% लास्ट में कर रहे हो ना, हेल्थ एंड एजुकेशन
सबका हो गया? ओके, सो नमन, जयेश, प्रिया, मानसी, सुधन, शिवांग एंड साक्षी। सिर्फ इन्होंने ही अभी तक चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है। आस्था, वेयर इज योर आंसर? मैम आई एम भानु डूइंग। प्रताप, ओके, कोई बात नहीं, टाइम ले लो आप। कंचन, नबील, कैलकुलेट कर रहे हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है।
सो सबका हो ही गया ऑलमोस्ट, सबने ही अपने आंसर भेज दिए हैं टेक्स्ट बॉक्स में। संचिता, आपने शेयर कर दिया? यस मैम। ओके, भानु आपने शेयर कर दिए अपने आंसर? ओके, otherwise I already take screenshot. ओके मेरे को उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। एंड देन जब आपका कल सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे और फिर अपने आंसर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन एंड आप लीव कर सकते हो। जिनका डाउट है अभी भी मेरा नहीं क्लियर हुआ है कुछ भी चीजें, तो आप वो बाद में भी कर सकते हो। सो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।